नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, हमारा प्रकरण है अंधेरे में, एक लंबी कविता गजानन माधव मुक्तिबोध, खंड संख्या 8, पदबंध संख्या 60 आपके समक्ष हैं। 59 तक हमने कल तक वीडियो में कर लिए थे और एग्ज़ाम का लोकेशन सेंटर भी आ चुका है और सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। इसके लिए बढ़िया तैयारी रखिए। और ये जो अंधेरे में कविता है, इसका ये सेकंड लास्ट वीडियो है और कल एक वीडियो और उसमें आपका ये पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको करवाए जाएंगे। तो ये 60 नंबर है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी कर लेते हैं इनको। राह के पत्थर धोखों के अंदर, पहाड़ों के झरने तड़फने लग गए, मिट्टी के लोंदे के भीतर भक्ति की अग्नि का उद्रेक भड़कने लग गया। ये देखिए साथियों, भैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है इसमें, ठीक है। धूल के कण में अनहद नाद का कंपन खतरनाक, मकानों के छत से गार्डर कूद पड़े धम, घूम उठे खंबे भयानक वेग से चल पड़े हवा में। यहाँ तक देख लेते हैं साथियों। तो कठिन अर्थ और कलापक्ष की बात करें तो ढोंकों का अर्थ होता है टुकड़े या अवरोध, टुकड़े या अवरोध, ठीक है साथियों, टुकड़े या अवरोध। लोंदे का अर्थ होता है ढेले, यानी कि मिट्टी के जो पत्थर होते हैं वो मिट्टी से बने हुए, उसे ढेले कहते हैं। तड़फना का अर्थ हो जाएगा मचलना। उद्रेक का अर्थ हो जाता है प्रज्वलन, क्या हो जाएगा? प्रज्वलन। अनहद नाद का तात्पर्य हो जाता है मित्रों, जो साधक को एक असीम जो ध्वनि सुनाई देती है परम तत्व की, वो अनहद नाद होता है। इसके अलावा मकानों के छत से गार्डर कूद पड़े। गार्डर मित्रों, जो कड़ी लगी रहती है चौकों को सहारा देने के लिए छत में, उसे गार्डर कहते हैं। अब गार्डर कूद पड़े, देखो कूदना काम होता है मनुष्य का, यानी कि चेतन प्राणी होते हैं उनका, पशुओं का। अब गार्डर तो क्या है? अचेतन वस्तु है। तो यो मान लीजिए कि जब अचेतन वस्तुओं पर मानवीय संवेदनाओं का आरोप किया जाए, वहां पे क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसमें मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। घूम उठे खंबे भयानक, और खंबे भी नहीं घूमते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है? मानवीकरण अलंकार है। ये ऐसे थोड़ी है घूम घूम चकरी बाबुले यो बकरी कम ऑन मैन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये कठिन अर्थ हो चुके हैं। वैसे आपको बता दूं, जो गार्डर है वो किसका प्रतीक है? जड़त्व का। मतलब जो लोग जड़ हो चुके थे, अब वो क्या है? कूद पड़े हैं, जड़त्व उनका नष्ट हो चुका है। अब इसकी व्याख्या विश्लेषण है वो देख लेते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जो राह के अवरोधक पथरीले जो टुकड़े हैं, उनके भीतर भी पहाड़ों जैसे झरने मचलने लग गए। जिस प्रकार पहाड़ों से झरने निकलते हैं, उसी प्रकार आज जो राह के अवरोधक पथरीले टुकड़े हैं, उनके अंदर भी क्या हो चुका है? झरने मचलने लगे। अर्थात सामान्य जड़ समझा जाने वाला व्यक्ति भी क्रांति भावना से कुछ कर गुजरने को मचलने लगा है। फिर आगे देखते हैं। मिट्टी के ढेलों के भीतर, ये मिट्टी के ढेलों के भीतर से भी भक्ति का उद्रेक हो रहा है। उद्रेक का मतलब प्रज्वलन, भड़कने लगा है। अर्थात जो मानव मिट्टी के समान तुच्छ समझे जाते थे, उनमें भी मानवता की आग, मानवता की भक्ति की भावना है वो मचलकर उभर आई है। धूल के कण में अनहद नाद का कंपन खतरनाक। आज धूल के तुच्छ कणों में भी जागृत चेतना। तो अनहद नाद का दूसरा अर्थ क्या होता है? जागृत चेतना, जगी हुई चेतना। क्योंकि अनहद नाद में पहुंचने पर व्यक्ति चेतनावस्था में आ जाता है। तो जागृत चेतना का खतरनाक अर्थात क्रांतिकारी स्वर मचलने लग गया है।
मकानों की छत से गार्डर कूद पड़े धम से। मकानों की छतों के गार्डर धम से कूद पड़े, अर्थात जड़त्व में भी सचेतनता आ गई है, क्योंकि गार्डर किसका प्रतीक है? जड़त्व का प्रतीक है, लेकिन अब वो कूद पड़ा है तो उसमें भी सचेतनता आ गई है। घूम उठे खंबे भयानक वेग से चल पड़े हवा में। बड़े बड़े खंबे भयानक वेग से हवा में चलने घूमने लगे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। ये आ जाइए यहाँ। आगे पढ़ लेते हैं। दादा का सोटा भी करता दांव पेच नचाता है हवा में, गगन में नाच रही कक्का की लाठी, यहाँ तक कि बच्चे भी पेंपे भी उड़ती तेजी से लहराती घूमती हवा में सलेट पट्टी। यहाँ तक देख लेते हैं। देखो मित्रों, सोटा का मतलब लठ होता है और लाठी का मतलब भी लठ होता है, और ये काका की लाठी नाच रही है, मानवीकरण अलंकार। सोटा यानी कि जो लठ है वो भी क्या कर रहा है? नाच रहा है हवा में, तो वो भी क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो आगे कवि क्या कहते हैं कि आज दादा का जो पुराना सोटा है, लठ है, वो भी समय की हवा में अपने दांव पेच दिखा रहा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो क्रांति में भाग नहीं ले रहा है। कक्का की लाठी हवा में, गगन में, मतलब आकाश में कुछ करने के लिए क्या हो चुकी है? नाच उठी है। यहाँ तक कि जो बच्चों की स्लेट पट्टी है वो भी पें करती हुई हवा में उड़ने लहराने लगी है, वो लहराती हुई सी घूमती रहती है। इस प्रकार जड़ चेतन वस्तु और व्यक्ति सब इसमें क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। एक एक वस्तु या एक एक प्राणाग्नि बम्ब है, प्राण रूपी अग्नि, रूपक अलंकार यहाँ हो जाएगा। ये परमास्त्र, परमास्त्र का अर्थ होता है मित्रों दिव्य अस्त्र, दिव्य अस्त्र। प्रेक्षपात्र यम है, शून्याकाश में से होते हुए वे अरे अरी पर ही टूट पड़े अनिवार्य। यह कथा नहीं है, यह सब सच है, हाँ भाई, कहीं आग लगी, कहीं गोली चल गई है। तो देखो साथियों, प्राणाग्नि बम, इसका अर्थ हो जाता है प्राणों की आग से निर्मित बम। अरी का अर्थ क्या हो जाता है? शत्रु। अरी का अर्थ क्या हो जाएगा? शत्रु। अनिवार्य का अर्थ क्या हो जाएगा? दृढ़ता से। अनिवार्य का अर्थ क्या हो जाएगा? दृढ़ता से। बाकी इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है साथियों। अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या विश्लेषण। आगे फिर कह रहे हैं कवि कि आज के समय में, अभी के समय में एक एक जो जड़ चेतन वस्तु व्यक्ति है वो आज अग्नि रूपी बम बनकर अपने प्राणों की ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है। ये यहाँ तक हो गया। वह दिव्य अस्त्र, प्रेक्षपात्र एवं साक्षात यमराज बनकर आतताइयों पर, अरियों पर, आतताइयों पर गिर रही है। ये सब शून्याकाश मतलब शून्य आकाश में उड़ते दृढ़ता के साथ मानव के शत्रुओं पर टूट पड़े हैं। अनिवार्य मतलब दृढ़ता से टूट पड़े हैं। यह कथा नहीं, यह सब सच है, हाँ भाई, यह कोरी कथा या कोई कल्पना नहीं है, बल्कि आज के जीवन का घटित सत्य है। यह एकदम सत्य है कि कहीं क्या लगी है? आग लगी है, कहीं गोली चल गई है। तो ये हो गया साथियों आपका जो पदबंध है 7। अब चलते हैं आगे की ओर। कलापक्ष और ये साथ में हो ही चुका है। अब आ जाइए आगे, पदबंध आ गया 61, ये आपके सामने। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देख क्यों लेते हैं? पढ़ेंगे ना, देखना थोड़ी है, कोई रिश्ता थोड़ी देखने आए हैं। तो देखिए, किसी एक बलवान तमश्याम लुहार ने बनाया कंडों का वर्तुल ज्वलंत मंडल, स्वर्णिम कमलों की पांखुरी जैसी ही ज्वालाएं उठती उससे।
और उस गोल गोल ज्वलंत रेखा में रखा लोहे का चक्का, चिनंगिया स्वर्णिम नीली व लाल लाल फूलों सी खिलती। यहाँ तक देखते हैं साथियों, ये जो पंक्ति है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको देख लेते हैं। पहले कठिन अर्थ को जान लेते हैं। बलवान का मतलब बलवान हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। तम श्याम का अर्थ हो जाता है गहरा काला। अब गहरा काला मित्रों वैसे तो प्रतीक होता है जो पक चुका है, जो अनुभवी हो चुका है, उसे ही कहते हैं। लुहार यहाँ दृढ़ व्यक्तित्व का प्रतीक है। किसका? दृढ़ व्यक्तित्व। जिसका दृढ़ व्यक्तित्व हो उसका वो प्रतीक हो जाता है। गहरा काला हो चुका है। फिर वर्तुल का अर्थ हो जाता है गोलाकार। ज्वलंत का मतलब जलता हुआ, मंडल मतलब समूह हो जाएगा। स्वर्णिम कमलों, सुनहरी कमल। पांखुरी जैसी ही, तो सुनहरे कमलों की पांखुड़ियों के समान आया है, तो यहां उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या उठती है? ज्वालाएं उठती है। गोल गोल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। और ज्वलंत का अर्थ क्या होता है? जगमगाना। ठीक है। इसके अलावा चिनगिया का अर्थ हो जाता है चिंगारी। लाल में फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आए हैं। फूलों से खिलती, फूलों के समान खिलती है, तो फिर यहाँ क्या आ गया? उपमा अलंकार आ गया है साथियों। अब देख लेते हैं इसका जो कठिन अर्थ है, व्याख्या है। अब आगे कवि कह रहे हैं कि किसी गहरे काले रंग वाले लुहार ने कंडों का एक ज्वलंत मंडल यानी कि जलता हुआ घेरा निर्मित किया, अर्थात दृढ़ व्यक्तित्व ने क्रांति की आग सुलगाई है। अब आगे, स्वर्णिम कमलों की पांखुरी जैसी ही ज्वालाएं उठती। आगे कवि कहते हैं कि उस जलते हुए कंडों के घेरों से सुनहले कमलों की पंखुड़ियों के समान क्या उठ रही है? ज्वालाएं उठ रही है। उस गोल गोल ज्वलंत रेखा में रखा लोहे का चक्का, चिनंगिया स्वर्णिम नीली व लाल लाल फूलों से खिलती। यहाँ तक देख लेते हैं। उसमें से निकलती चिंगारियां लाल व नीले, ये हो गया ना यहाँ तक। तो इसमें जो निकलती चिंगारियां हैं वो लाल नीले फूलों के समान क्या हो रही है? खिल रही है। ये हो जाएगा। अब आगे की ओर चलते हैं। कुछ बलवान जन सांवले मुंह हैं। क्षमा करना मित्रों, ये एक पंक्ति रह गई थी, तो इसका भी बता देता हूँ। यहाँ ये रह गई थी गोल गोल ये। तो इसके बाद कवि कहते हैं कि इसके बाद उस गोलाकार जलती ज्वाला रेखा से में लोहे का एक क्या रखा गया? चक्का रखा गया। उसमें से जो चिंगारियां निकल रही है लाल नीले फूलों के समान, वो क्या हो रही है? खिल रही है। फिर आगे की ओर चलते हैं। कुछ बलवान जन सांवले मुख के चढ़ा रहे लकड़ी के चक्के पर जबरन लाल लाल लोहे की गोल गोल पट्टी। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। गोल गोल पट्टी घन मार, उसी प्रकार अब आत्मा के चक्के पर चढ़ाया जा रहा संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर। ये देख लेते हैं। तो इसमें बाकी घन का अर्थ तो क्या हो जाता है? थोड़ा हो जाता है, बाकी कुछ इसमें बताने लायक नहीं है। फिर आगे कवि कह रहे हैं कि कुछ बलवान जन सांवले, कुछ दृढ़ भुजाओं वाले संवलाए मुंह वाले युवक लकड़ी के चक्के पर, ये दे रखा आत्मा, इससे पहले ये दे रखा है जबरन लाल लाल लोहे के गोल गोल पट्टे। किसके ऊपर? लकड़ी के चक्के के ऊपर। तो जो युवक है संवलाए मुख वाले युवक, वो लकड़ी के चक्के पर आग से लोहे की प्रज्वलित पट्टी निकाल कर उसे हथौड़ों से कूट कर यानी कि घन से मार कर उसी प्रकार चढ़ा रहे हैं जिस जैसे कि जनता की आत्मा
के चक्र पर दृढ़ इरादों की शक्ति का इस्पाती आवरण टायर चढ़ाया जा रहा है। हो गया यहां तक। अब युग बदला है वाकई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। अब आगे कवि कहता है कि अब वास्तविकता में इस जैसे वातावरण को देखकर लगता है कि वास्तविकता में युग बदल गया है, कहीं आग लग गई है, कहीं गोली चल गई ही है। तो ये आपका हो गया पदबंध 61। अब चलते हैं नेक्स्ट पदबंध की ओर, जो आपके समक्ष है। ये आपको दिखाई दे रहा है 62 संख्या कौन सा आ गया? 62 पढ़ लेते हैं सबसे पहले। गेरुआ मौसम, उड़ते हैं अंगार, जंगल जल रहे जिंदगी के अब, जिनके की ज्वलंत प्रकाशित भीषण, फूलों से बहती वेदना नदियाँ, जिनके की जल में सचेत होकर सैकड़ों सदियाँ, ज्वलंत अपने बिंब फेंकती वेदना नदियाँ, जिनमें की डूबे हैं युगानुयुग से मानो की आंसू। यहाँ तक देख लेते हैं साथी। कठिन अर्थ जान लेते हैं मित्रों। गेरुआ, गेरुआ यहाँ प्रतीक किस चीज़ का है? लाल क्रांति का। जो गेरुआ रंग है वो लाल क्रांति का प्रतीक है। इसके अलावा मौसम, मौसम मित्रों है क्रांति का प्रतीक। मौसम किसका प्रतीक हो जाएगा? क्रांति का प्रतीक हो जाएगा। भीषण का अर्थ हो जाएगा भयंकर या भयानक हो जाएगा। तो खासकर इसमें रूपक अलंकार का काफ़ी प्रयोग किया गया है इस पदबंध में, वो भी साथ साथ में देखते चलेंगे। तो जो जंगल की जिंदगी है, यहाँ मित्रों रूपक अलंकार आया है। जंगल रूपी जिंदगी क्या हो जाएगा? जंगल रूपी जिंदगी। तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। फिर वेदना नदियाँ, वेदना रूपी नदियाँ, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ तक अपने देख लेते हैं। युगानुयुग, इसका अर्थ हो जाता है युग युगांतक या अनेक युगों की जड़ता हो जाएगा। चलो इसे पढ़ लेते हैं। वेदना का अर्थ पीड़ा हो जाएगा। सैकड़ों का अर्थ सैकड़ों आप जानते ही हैं। तो देखते हैं कवि क्या कहते हैं व्याख्या में। तो कवि कहते हैं कि चारों ओर गेरुआ यानी कि लाल क्रांति का मौसम या वातावरण छा रहा है। अनुचित को जलाकर राख कर देने वाली श्रृंगारियां अंगारे चारों ओर क्या हो रहे हैं? सुलग रहे हैं। यहाँ तक उड़ते हैं अंगार, वो सुलग रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि जो जिंदगी के जो जंगल है, अर्थात जंगल जल रही जिंदगी, तो कवि कह रहे हैं कि जिंदगी के जो जंगल हैं अर्थात उलझाने वाले पुराने विचार और यातनादायक रूढ़ियाँ अब उस क्रांति की लाल आग में जलकर क्या हो रही है? राख हुई जा रही है। ठीक है, तो ये जो जंगल आ गया ये पुराने विचारों का प्रतीक है, यातनादायक रूढ़ियों का परिचायक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उन जलते जंगल में उनके कुंठाओं के भयानक फूलों से बहती, ठीक है, जो कुंठा हो चुकी थी, कुंठा रूपी जो फूल है, ठीक है, वो जलकर जैसे वेदना रूपी नदियां प्रवाहित कर रहे हैं कि जिनके जल में सचेत होकर सैकड़ों सदियां, तो जिसके जल में सैकड़ों शताब्दियों से मानवीय पीड़ा दुख दर्द अपने जलते क्या कर रहे हैं? ज्वलंत बिंब फेंक रहे हैं, जलते हुए बिंबों को फेंक रहे हैं, अर्थात उन बिंबों को वो उनका त्याग कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वेदना नदियाँ जिसमें कि डूबे युगानुयुग से मानो की आंसू। अब आगे चलते हैं, अर्थात युग युगों की मानवीय यातना जलकर राख हो रही है। वेदना की उन नदियों में, वेदना रूपी नदियों में युग युगों की चिंताओं के जो आंसू है, यहाँ तक हो गया। पिताओं की चिंता का उद्विग्न रंग भी विवेक पीड़ा की गहराई बेचैन। विवेक पीड़ा मित्रों, विवेक रूपी पीड़ा, यहाँ फिर रूपक अलंकार आया है, विवेक रूपी पीड़ा। उद्विग्न का अर्थ क्या हो जाता है?
व्याकुल। तो इस पंक्ति को ये साथ में ही आ जाएगी कि यहाँ तक देखते हैं, जो वेदना की उन नदियों में युगों युगों की जो चिंताओं के आंसू हैं, और इसके अलावा अपनी संतानों के भविष्य के लिए चिंतित पिताओं की जो व्याकुलता है, उनकी व्याकुलता का जो रंग है, और इसके अलावा विवेकवान अच्छा बुरा सोचने वालों की जो गहरी पीड़ा है, उनकी बेचैनी है, डूबा जिसमें श्रमिक का संताप। और संताप का मतलब क्या हो जाता है साथियों? संताप का अर्थ होता है दुख दर्द, श्रमिक हो जाएगा मजदूर। तो साथ साथ में इसको भी पंक्ति को लेना पड़ेगा। और मजदूर किसानों के सभी जो संताप है, दुख दर्द है, वो क्या हो चुके हैं? डूब गए। अर्थात लाल क्रांति की विचारधारा ने सभी क्रमागत दुख दर्दों चिंताओं को बहाकर डुबो दिया, नष्ट कर दिया है। अब आगे चलते हैं। वह जल पीकर, क्षमा करें, ये पूरा ही ले लेते हैं। वह जल पीकर मेरे युवकों में होता जाता व्यक्तित्वांतर, विभिन्न क्षेत्रों में कई जगह से करते हैं संघर्ष का अर्थ हो जाता है संघर्ष, और ये हो जाएगा व्यक्तित्व में परिवर्तन, व्यक्तित्व में परिवर्तन। ठीक है। मानो कि ज्वाला पंखुड़ियों से घिरे हुए वे सब। अब ज्वाला पंखुड़ियों में भी क्या है? रूपक अलंकार है साथियों, ज्वाला रूपी पंखुड़ियां। घिरे हुए वे सब अग्नि के शत दल कोष में बैठे, द्रुत वेग बहती शक्तियां निश्चयी, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चाल गई। भाई शत दल कोष, शतदल कोष का अर्थ हो जाता है सैकड़ों पंखुड़ियों वाला कमल। द्रुत वेग, तीव्र गति। ठीक है, तो अब इसको पढ़ लेते हैं। तो आगे जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि क्रांति की इस प्रवाहित धारा का जल पीकर, अर्थात क्रांतिकारी विचारधारा का अनुशीलन करके मेरे युवकों में होता जाता व्यक्तित्वांतर। तो इस क्रांतिकारी विचारधारा का अनुशीलन करके युवकों का रूढ़िवादी व्यक्तित्व भी अब परिवर्तित होता जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से करते हैं संघर्ष। अब वे लोग जीवन के विविध क्षेत्रों में कई प्रकार से संघर्ष करने लगे हैं। मानो कि ज्वाला पंखुड़ियों से घिरे हुए वे सब, लगता है जैसे वे सब क्रांति की ज्वाला रूपी सैकड़ों पंखुड़ियों वाले कमल कोष में क्या हो गए हैं? बैठ गए हैं। शतदल कोष का मतलब सैकड़ों पंखुड़ियों वाला कमल, अर्थात जैसे कमल कोष सुखद होता है, उसी प्रकार क्रांतिकारिता का कठिन वातावरण भी जागृत युवाओं के लिए सुखद कोमल बन गया है। अब आगे, द्रुत वेग बहती शक्तियां निश्चयी, कहीं आग कहीं गोली चल गई। आगे, निश्चित शक्तियां तीव्र वेग से क्रांति की धारा में मानवता के उच्च भविष्य की ओर निरंतर प्रवाहित हो रही है। वास्तव में कहीं आग लग गई है, कहीं गोली चल गई है। तो ये साथियों आपका पदबंध हो गया 61, और कल आपका अंतिम वीडियो रहेगा इस कविता का, जिसमें हम अंधेरे में कविता को पूर्ण कर चुके होंगे। तो मित्रों, इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।